सभी को नमस्कार। मैं एस यादव एक कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। शैक्षिक तकनीकी जो हमारा पार्ट चल रहा था, आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं जिसका नाम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप दो तीन जगह पढ़ते हैं। देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं टीचिंग एड्स के अंदर, शिक्षण अधिगम सामग्री के अंदर सॉफ्टवेयर सामग्री और हार्डवेयर सामग्री, ठीक है, याद रखना। एक तो वहाँ दूसरा एक वर्गीकरण आपको मिलता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के देखिए उपकरण के बारे में कहा जाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। एक हमारे देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो शैक्षिक तकनीकी को तीन भागों में बांटा गया है, उनमें से एक हार्डवेयर होती है और एक सॉफ्टवेयर होती है। आज मैं वही लेके आया हूं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो अपना पार्ट है, और इसी पार्ट को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को आपको समझना है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो आज के टॉपिक को नोट करिए और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अपना टॉपिक का नाम यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन्हीं दोनों चीज़ों को देखेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या है और क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट के अंदर देखिए मैंने लास्ट में छोड़ा था एजुकेशन टेक्नोलॉजी के स्वरूप, और अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के उपागम। क्या पढ़ेंगे हम? उपागम। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को तीन उपागमों में विभक्त किया गया है। याद रखना, कितने भागों में बांटा गया है? तीन उपागम है। सबसे पहले देखिए उपागम को नाम दिया गया ईटी फर्स्ट। ईटी क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। दूसरे नंबर पर नाम दिया गया है ईटी सेकंड, और तीसरे नंबर पर नाम दिया गया है ईटी थर्ड। हिंदी में यदि हम कहें तो शैक्षिक तकनीकी उपागम फर्स्ट, शैक्षिक तकनीकी प्रथम, और दूसरे को यदि हम देखते हैं यहां पर शैक्षिक तकनीकी सेकंड, और तीसरे को देखिए नाम दिया गया है शैक्षिक तकनीकी थर्ड। इस तरह से देखिए शैक्षिक तकनीकी के उपागमों को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। अब देखिए इसके बाद ये तीन नाम होने के बाद और इसमें नाम दिए गए हैं, इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में हार्डवेयर, और हिंदी में हम कहते हैं कठोर शिल्प उपागम, और इसे कहा जाता है मृदु या मृदुल या कोमल शिल्प उपागम। और तीसरा देखिए जो हमारे यहां पर है, इसको कहा जाता है प्रणाली उपागम। इसको इंग्लिश में देखिए नाम दिया गया है हार्डवेयर उपागम, और इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर उपागम। और इसको देखिए न हार्डवेयर और न सॉफ्टवेयर, इन दोनों का मिला रूप कहा जाता है प्रणाली उपागम को, जिसमें क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, दोनों का देखिए मिला हुआ रूप है यहां पर। ठीक है, याद रखना इस चीज को। शैक्षिक तकनीकी ईटी फर्स्ट, कठोर उपागम, हार्डवेयर उपागम। इसके अलावा देखिए इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, जैसा कि हम देखते हैं सिल्वरमैन द्वारा। अच्छा, एक चीज और है, ये जो वर्गीकरण जो किया था, किसने किया था? लुम्सडेन ने। लुम्सडेन
द्वारा 1964 में किया था ये वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए ये जो हार्डवेयर उपागम है इसे एक नाम दिया जाता है शिक्षा के अंदर तकनीकी। तो देखिए शिक्षा में जो तकनीकी नाम दिया है इसको हम कह देते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में तकनीकी, शिक्षा में तकनीकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। उसके बाद देखिए सेकंड को जो नाम दिया गया है और उसे नाम दिया गया है एक तरह से हम कहते हैं शिक्षा की तकनीकी, यानी टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की तकनीकी, शिक्षा की तकनीकी ऑफ एजुकेशन, इन एजुकेशन। ये दोनों की बात करेंगे, ये खत्म हो जाता है जिसका नाम है प्रणाली उपागम। प्रणाली जो उपागम है इसके अंदर जो कार्यक्रम चलते हैं उसे कहते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसको हम पढ़ेंगे अलग से टॉपिक के रूप में। देखिए ईटी थर्ड को आज जो हम पढ़ेंगे ईटी फर्स्ट और ईटी सेकंड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड। कठोर उपागम, मृदु उपागम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए शिक्षा में तकनीकी, शिक्षा की तकनीकी। और यह जो नाम जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? सिल्वरमैन के द्वारा। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे काफी काम किया था सिल्वरमैन ने 1968 में, 1968 में। ईटी फर्स्ट को देखिए नाम दिया उन्होंने टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और ईटी सेकंड को नाम लिया टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में तकनीकी। इसी तरह से देखिए हम आगे बढ़ते हैं और लुम्स ये इनके आगे देखते हैं कि ये शब्द किसने दिया। अगर इनकी बात करें हम ईटी फर्स्ट, ये जो नाम दिया गया था लुम्सडेन द्वारा, लुम्सडेन द्वारा सर्वप्रथम। तो बात आती है ईटी सेकंड नामकरण किसने किया? बीएफ स्किनर द्वारा, स्किनर द्वारा। अगर परीक्षा में पूछा जाता है ईटी सेकंड बीएफ स्किनर, ईटी फर्स्ट लुम्सडेन। इसके बाद देखिए सिल्वरमैन ने इसे कहा कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और इसे कहा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। और भी देखिए हम अंतर देखते हैं, सिल्वरमैन ने कुछ और भी कहा है। एक तो ईटी फर्स्ट और इधर देखते हैं ईटी सेकंड। इसे देखिए सिल्वरमैन ने कहा, सिल्वरमैन और सिल्वरमैन ने देखिए इसे जो कहा गया था रिलेटिव टेक्नोलॉजी, सापेक्ष, सापेक्षिक तकनीकी, यानी दो के बीच में तुलना करनी हो। जैसे मैं आपसे पूछूं ये पेन छोटा है या बड़ा, नहीं आप छोटा कह सकते हैं, नहीं बड़ा कह सकते हैं। यदि इससे छोटा पेन होगा तो ये बड़ा बन जाएगा, इससे कोई बड़ा पेन ले आओगे तो फिर ये क्या कहलाएगा? छोटा पेन कहलाएगा। इस तरह से ये कैसी तकनीकी है? सापेक्ष। लेकिन इसके लिए कहा गया है अनुदेशन तकनीकी। ये कैसी तकनीकी है? अनुदेशन की तकनीकी है, अनुदेशन की तकनीकी। इस तरह से देखिए सिल्वरमैन ने ये नाम दिए। और आगे बढ़ते हैं, देखिए डेविस के अनुसार, डेविस के अनुसार यदि हम देखें, डेविस, आई के डेविस, डेविस के अनुसार यदि हम देखते हैं तो देखिए इसे एक नाम दिया था श्रव्य दृश्य सामग्री। ईटी फर्स्ट को नाम दिया था उन्होंने दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी मशीन सामग्री। और इसे देखिए ये थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं।
यहां देखिए अनुदेशन सामग्री, अनुदेशन सामग्री या अनुदेशन तकनीकी, तकनीकी, और इसे नाम दिया था रचनात्मक, रचनात्मक तकनीकी। ये थोड़ा याद रखना, वो लिखने में गलती हो गई थी। यहां सिल्वरमैन ने इसे क्या कहा, सापेक्षिक तकनीकी, और इसे क्या कहा, रचनात्मक तकनीकी, कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ रिलेटिव टेक्नोलॉजी, और इसे डेविस ने श्रव्य दृश्य सामग्री, तो इसे क्या कहा, अनुदेशन सामग्री या अनुदेशन तकनीकी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से देखिए दोनों चीजें आपके सामने हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये किस पर आधारित है, मशीन पर आधारित है, मशीन प्रणाली। क्या है ये, मशीन प्रणाली। तो सीधा सा है, मशीन जो प्रणाली होती है वो हमें दिखाई देती है, हमें छू सकते हैं, मूर्त होती है, तो ये अमूर्त और मूर्त दोनों हो सकती है। अमूर्त और कैसी हो सकती है, मूर्त हो सकती है। कुछ सामग्री तो मूर्त होती है और कुछ कैसी होती है, अमूर्त होती है। और यहाँ देखिए कैसे है, मूर्त। यहाँ मशीनों पर जोर दिया जाता है, यहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर जोर दिया जाता है। इस तरह दोनों सामग्रियों के अंदर हम क्या देखते हैं, अंतर देख लेते हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे, दोबारा से फिर रिवाइज करवा देता हूँ। लुम्सडेन द्वारा 1964 में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखिए कितने भागों में बांटा था, 3 पार्ट में। ईटी फर्स्ट, ईटी फर्स्ट, ईटी सेकंड और ईटी थर्ड। ईटी फर्स्ट को नाम दिया गया था शैक्षिक तकनीकी प्रथम, इसे नाम दिया गया शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, इसे नाम दिया गया शैक्षिक तकनीकी तृतीय। इसे कहा गया कठोर उपागम और हार्डवेयर, जिसे हम छू सकते हैं, कोई ना कोई मशीन होगी, हाथ से छू सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई कार्य प्रणाली भी होगी। उसके अलावा मृदु कोमल, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू भी सकते हैं और नहीं भी छू सकते हैं, और इसलिए इसको नाम दिया गया सॉफ्टवेयर। इसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। किसने कही ये बात, सिल्वरमैन ने। इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया वो लुम्सडेन ने, और इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया बीएफ स्किनर ने प्रयोग किया। इसके बाद देखिए मैंने आगे आपको कुछ चीजें बताई, सिल्वरमैन ने इसे नाम दिया सापेक्षिक तकनीकी, तो देखिए इसको नाम दिया कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक तकनीकी नाम दिया इसे। उसके बाद डेविस ने देखिए इसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहा और मशीन प्रणाली कहा। उसके बाद देखिए इसे कहा गया अनुदेशन सामग्री या अनुदेशन तकनीक, और ये कैसी होती है, मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में हो सकती है, लेकिन ये मूर्त रूप में होती है जिसे हम छू सकते हैं, और उसे हम छूने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। इस तरह की सामग्री होती है। अब एक एक को करके, प्रणाली उपागम को तो हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन इन दोनों को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा और उनकी विशेषताएं बताऊंगा। फिर दोनों को एक साथ प्रयोग करके भी हम देखेंगे कि दोनों किस तरह से पूरक हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते ईटी फर्स्ट। किसको पढ़ेंगे, ईटी फर्स्ट को पढ़ेंगे। ईटी फर्स्ट के अंदर देखिए जो अपने इसमें ईटी फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम, दूसरा नाम कठोर शिल्प उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी उपकरणों से है। याद रखना, उपकरण का मतलब एक तरह से कोई ना कोई मशीन। तो सबसे पहले जो निकल के आई, इसके अंदर बात क्या निकल के आई, उपकरण। ये देखिए टूल्स हैं कोई ना कोई। दूसरी बात देखिए, जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाया जाता है, सरल, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है, और शिक्षण के उद्देश्यों की क्या की जाती है, प्राप्ति। ईटी फर्स्ट में ये बात याद रखना, ये कैसा है, हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब है इसमें कोई ना कोई उपकरण है, उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को क्या बनाया जाता है, रुचिकर,
सरल, सहज। और इन्हीं उपकरणों के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ताकि हमारी प्राप्ति जो उद्देश्यों की क्या हो जाए? सरल और सहज हो जाए। आगे देखिए, शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। अभियंत्रण का मतलब है यांत्रिकी, यानी यंत्र। इनके प्रयोग को ही हम हार्डवेयर कहते हैं या कठोर उपागम। कठोर शिल्प उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से हुआ। ये भी पूछा गया था पेपर के अंदर। देखिए, सीधा सा है, ईटी फर्स्ट। किस पर जोर दिया गया? मशीन, यंत्र या उपकरण। और ये जो उपकरण हमने लिए कहां से हैं? तो ये सीधा सा है, जिसका नाम क्या है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा हमारे पास कौन सा है? इंजीनियरिंग। ये देखिए, इन दोनों से इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अगर पूछा जाए इसका जन्म किससे हुआ, तो इसका जन्म देखिए किससे होता है? भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से। आगे देखिए, कठोर शिल्प उपागम को श्रव्य दृश्य सामग्री या मशीन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसके अंदर मैंने ये जो बात कही थी, किसने कही थी? डेविस ने कही थी, पूर्व में बताई थी। और देखिए, शैक्षिक तकनीकी प्रथम लुम्सडेन महोदय, इन्होंने क्या किया? इसका नामकरण किया था, अर्थात सर्वप्रथम प्रयोग। परीक्षा में पूछा जाए लुम्सडेन का संबंध किससे है? इनका संबंध ईटी फर्स्ट से। उसके बाद आता है सिल्वरमैन ने इसे क्या नाम दिया था? सिल्वरमैन ने इसे नाम दिया था सापेक्षिक तकनीकी। रिलेटिव टेक्नोलॉजी। और डेविस ने इसे क्या नाम दिया था? मशीन प्रणाली या श्रव्यदृश्य सामग्री। तीनों नाम याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। डेविस, सिल्वरमैन और लुम्सडेन, इन तीनों ने इसका अलग अलग नाम दिए और अलग अलग तरह से यहां से सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तकनीकी का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। याद रखना, इसका संबंध किससे? ज्ञानात्मक। और यहाँ ज्ञान का क्या किया जाता? प्रसार किया जाता है। इसके अंदर ज्ञानात्मक को देखिए 3 रूपों में यहाँ पर बांटा गया है, और इसके अंदर देखिए नाम दिया गया है। सबसे पहले तो नॉलेज, यानी जो तकनीकी ज्ञान है उसको क्या किया जाता? संचय करना। तकनीकी द्वारा ज्ञान को संचित करना। किसमें संचित करते हैं आजकल? मेमोरी कार्ड में। पहले ज्ञान को संचित किसमें किया जाता था? पुस्तकों में। ये लिखे जाते हैं। आज विभिन्न प्रकार के पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, और बहुत सारे देखिए मेमोरी के हार्ड डिस्क वगैरह होती है उनमें। दूसरा नंबर आता है ज्ञान का प्रसार करना, और ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम में लिया जाता है रेडियो, टीवी, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? ज्ञान का प्रसार। और तीसरा काम आता है जो तकनीकी का ज्ञान है, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, या देखिए उसे प्रसारित करना। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित करने का काम कौन से कर रहे हैं? कंप्यूटर। इसको देखिए, जिसके माध्यम से हम ज्ञान का क्या करते हैं? प्रसारित, यानी विकास करना। विकास। तो 3 चीजें याद रखना कि ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, और ज्ञानात्मक उद्देश्य पे किस पर जोर दिया गया? एक तो ज्ञान के संचय पर, पहला काम। दूसरे काम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए हमारे ज्ञान का क्या किया गया? प्रसार। और तीसरे नंबर पर ज्ञान का क्या किया गया है? विकास। ये चीजों तीनों एग्जाम में पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना।
हार्डवेयर तकनीकी में देखिए टेक्नोलॉजी काम में ली ज्ञान का संचय करने के लिए, यानी नॉलेज को इकट्ठी करने के लिए, नॉलेज का प्रसार करने के लिए और नॉलेज का डेवलपमेंट यानी विकास करने के लिए देखिए हमने काम में लिया शैक्षिक तकनीकी प्रथम को। और आगे देखिए इसके अंदर चलते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं। इसे छुआ और देखा जा सकता है, और जिसे हम छू सकते हैं देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता है, मूर्त कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से हम जिसको, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों की जगह यह भी कहा जा सकता है यंत्रों का प्रयोग, या हम कह सकते हैं उपकरणों का प्रयोग। ये देखिए, ठीक है। और देखिए इसका जो जन्म हुआ है भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी किसको कहा जाता है, इंजीनियरिंग का योग से इसका जन्म हुआ। अगली देखिए विशेषता, कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षण कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। जैसे एक टीवी के माध्यम से कितने ही मास कम्युनिकेशन स्किल पर आप क्या करवा सकते हो, शिक्षण करा सकते हो। ऐसे ही देखिए रेडियो, इस उपकरण से भी आप कितने ही लोगों को शिक्षण करा सकते हो एक साथ। पूरा मास कम्युनिकेशन लेवल पर आप क्या करा सकते हो, शिक्षण करा सकते हो। और देखिए बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कठोर शिल्प उपागम का वर्गीकरण ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, 5। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर देखिए 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। और 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए हार्डवेयर। और हार्डवेयर को 3 भागों में जो बांटा गया है इसके अंदर एक तो आता है देखिए जो सामग्री जिसे कहते हैं श्रव्य सामग्री, दूसरी होती है दृश्य सामग्री, ठीक है, और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य सामग्री। इस तरह से कितने भागों में बांट सकते हैं हम, सीधा सा है 3 भागों में बांट सकते हैं। सुनने के लिए काम आता है जैसे हमारे पास रेडियो, और भी देखिए ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, मानव का स्वर, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। दृश्य जिसमें चित्र देख सकते हैं, और चित्र जिसमें हम देख सकते हैं, देखिए दृश्य सामग्री के अंदर तो बहुत सारी सामग्रियां हैं जिनके अंदर हम काम में लेते हैं। दृश्य के रूप पर जो यंत्र काम में लिए जाते हैं, जैसे पुराने चित्रों की यदि हम बात करें, मशीनों की बात करें, मायादीप, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, OHP, स्लाइडर, प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप, ये यंत्र हैं भाई जिनके अंदर देखिए हम सामग्रियों को क्या करते हैं, दृश्य रूप में देख सकते हैं। इनके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चार्ट है, मैप है, मॉडल है, ऐसे भी इन चीजों को हम प्रयोग कर सकते हैं मशीनों। अब आता है श्रव्य दृश्य, जिसमें सुन सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे हमारा टीवी, सीसीटीवी, टीवी है, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, और टेलीविजन के अलावा दे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये कैसी सामग्रियां हैं, श्रव्य सामग्री है। ये सामग्रियों को मैं आपको पढ़ाऊंगा शिक्षण अधिगम सामग्री वाले चैप्टर में डिटेल से। यहाँ तो केवल ये जानना है कठोर शिल्प उपागम को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। और अब आपके शायद समझ में भी आ गई होगी हार्डवेयर क्या है। अब हम समझेंगे इसके बाद सॉफ्टवेयर को।
और सॉफ्टवेयर को देखिए हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर वास्तव में होता क्या है और सॉफ्टवेयर में किन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। अब आता है ईटी सेकंड। ईटी सेकंड सॉफ्टवेयर अर्थात हिंदी में कहा जाता कोमल या मृदु शिल्प उपागम, ये ईटी सेकंड। और ईटी सेकंड की जैसे मैंने कुछ नाम तो आपको बताए थे, लेकिन फिर एक बार इसे अनुदेशनात्मक तकनीकी, कौन सी तकनीकी कहते हैं? अनुदेशनात्मक या शिक्षा की तकनीकी भी कहा जाता है। दोनों नाम मैं बता चुका हूं। ये देखिए, उसे सापेक्ष कहा था डेविस ने, तो इसे अनुदेशनात्मक तकनीकी कहा। और इसे देखिए सिल्वरमैन की बात करें या देखिए हम डेविस की बात करें या हम देखिए लुम्सडेन की बात करें, तो उनके अंतर मैंने शुरुआत में ही बताए थे। डेविस ने तो इसे क्या कहा? अनुदेशनात्मक, डेविस। और शिक्षा की तकनीकी, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये किसने कहा था? सिल्वरमैन ने। आ जाइए, इसमें मशीनों के स्थान पर, याद रखना, इसमें मशीनों के स्थान पर शिक्षण तथा सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहां मशीन नहीं है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों, शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों की जगह शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का। क्यों करते हैं? शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात व्यवहार परिवर्तन। और व्यवहार परिवर्तन क्या है? हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं ये। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, और ताकि बालक के व्यवहार में क्या ला सके? परिवर्तन ला सके। वहां मशीनों के प्रयोग से हम परिवर्तन लाना चाह रहे थे, और यहाँ दोस्तों किसके माध्यम से? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और विधियों के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते। बस यही अंतर है, मूल अंतर। वहां मशीनों के माध्यम से देखिए इफेक्टिव, सरल और सहज, और यहाँ शिक्षण अधिगम सिद्धांत और मनोविज्ञान का प्रयोग करके हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। वहाँ मनोविज्ञान की जगह भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के उपकरण थे, यहाँ मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र को अपनाया गया है इसमें। और आगे देखिए, यह उपागम सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है। मैंने पहले ही बताया किस पर आधारित है? सामाजिक विज्ञान। वो किस पर था? भौतिक विज्ञान। ये किस पर आधारित है? मनोविज्ञान। वो किस पर था? इंजीनियरिंग। क्योंकि मशीन तो इंजीनियर बनाएंगे, भौतिक विज्ञान में चलती हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसलिए देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, उसी में चेंजेस लाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ET 2 सेकंड नाम इसे देते हैं। और देखिए, सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक, क्या नाम दे देते हो? रचनात्मक तकनीकी भी कहा। और देखिए, उनका कहना है कि सिल्वरमैन देखिए क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी प्रथम और द्वितीय आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। यह दूसरे के पूरक है, और एक दूसरे से संबंधित भी हैं, और एक दूसरे के क्या है? पूरक भी हैं। कठोर शिल्प का अर्थ मशीनों से है, जबकि कोमल शिल्प का अर्थ सीखने और शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है। इसी चीज को मैं आगे भी बताऊंगा। सिल्वरमैन की इसी डेफिनेशन को हम आगे भी देखेंगे, जब दोनों के संबंध को देखेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, वहां भी देखेंगे। कोमल शिल्प उपागम के अंदर आगे देखते हैं, मृदुल या कोमल शिल्प उपागम द्वारा शिक्षा की विभिन्न तकनीकों जैसे अधिगम विधियां। शिक्षण की देखिए तकनीक कौन सी है? मेथड्स। यहां देखिए टेक्निक्स, जिन्हें प्रविधि कहते हैं, उपविधि भी कहते हैं। उसके अलावा देखिए तकनीकियों, युक्तियों, जिसे हम टेक्निक्स कहते हैं,
और व्यू रचना स्ट्रेटेजीज का निर्माण एवं विकास किया जाता है। सीधा सा है, इसके अंदर देखिए शिक्षण की किन किन चीजों का विकास किया जाता है। शिक्षण का विकास में काम आने वाली शिक्षण की विधि, जिसे हम कहते हैं मेथड्स। उसके बाद देखिए शिक्षण की विधियों के साथ उपविधि, जिन्हें प्रविधि भी कहते हैं। फिर आती है व्यू रचना, और व्यू रचना के साथ साथ काम आती है युक्तियां। इन चारों का क्या किया जाता है, इसमें विकास किया जाता है, ये याद रखना। और आगे चलिए, कोमल या मृदुल नाम से पुकारने के पीछे यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, इसे कोमल उपागम क्यों कहते हैं। आपके मन में भी आया कि इसे कोमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए शिक्षण के सिद्धांत ये दिखाई थोड़ी देते हैं हमें, कैसे हैं, अमूर्त रूप में होते हैं। अब देखिए जो 3 कारण हैं जिसको इसको कहने का कारण भी है। कोमल साधनों के निर्माण, कैसे साधन है यहाँ के, कोमल के निर्माण तथा विकास में जो सामग्री प्रयोग में लाई जाती है उसकी प्रकृति काफी सरल, कोमल और मृदुल है। यानी सीधा सा है, इसकी जो प्रकृति है, नेचर जो है कैसी है, सरल है, मृदु है, और उसके बाद देखिए हमने कहा कोमल है, इसलिए इसको मृदु या कोमल उपागम कहा जाता है। दूसरा देखिए, सॉफ्टवेयर का निर्माण और विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा कलात्मक रुचि और कौशल का अनुसरण करना है। यानी ये मनोविज्ञानों के क्या है, मनोविज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे कहा जाता है सॉफ्ट अर्थात कोमल उपागम। तीसरा है सॉफ्टवेयर सामग्री का उपयोग में लाना अत्यधिक सरल और सहज है। इसको हम आसानी, बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिफ्ट करना काफ़ी आसान होता है, सरल है, सहज है। एक बार समझ में आ जाए तो आप कभी भी देखिए शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहें वहाँ उसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मशीनों का प्रयोग करना इतना आसान नहीं होता है। कोमल शिल्प उपागम की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसे सृजनात्मक शैक्षिक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, मृदुल शिल्प उपागम भी कहा जा। सारे नाम मैं पहले बता चुका था, लेकिन फिर मैंने एक बार लिखने की कोशिश की है। रचनात्मक, सृजनात्मक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और मृदुल शिल्प उपागम भी कहा जाता है। इसमें मशीनों के प्रयोग केवल पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में काम ले सकते हैं मशीनों का प्रयोग, जैसे प्रस्तावना करने में। प्रस्तावना के अलावा देखिए पाठ का प्रस्तुतिकरण करने में केवल वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं मशीनों का। बाकी तो किसका काम में लेते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को काम में लेते हैं विषय वस्तु पढ़ाते समय। और देखिए इसमें कार्य का विश्लेषण, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। टैक्सोनॉमी में व्यवहारिक शब्दावली में लिखना, चाहे हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य हो, चाहे भावात्मक हो या क्रियात्मक, उन उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना इतना आसान नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ज्ञान, उसके बाद अवबोध, फिर आता प्रयोग। इनके अंदर जो शब्द आते हैं उनको व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। जैसे ज्ञान में क्या था, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, और अवबोध में तुलना करना, वर्गीकरण करना, और इसी तरह से देखिए हम काफ़ी चीज़ें। और फिर आता है प्रयोग, जो कुछ सीखा है उसे व्यवहारिक जीवन में क्या लाना, प्रयोग लाना। इस तरह से व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। आगे देखिए शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन, पुनर्बलन करना, शिक्षण व्यू रचनाओं का चयन करना आदि पर विचार किया जाता है। याद रखना कि इसके अंदर देखिए 2 चीजों पर जोर दिया जाता है, एक तो है पुनर्बलन और एक होता पृष्ठपोषण। ये 2 चीजें साथ चलती हैं इसमें।
लेकिन याद रखना हार्डवेयर में केवल एक ही चीज चलती है, और हार्डवेयर में जो चलती है उसका नाम है फीडबैक। यहां फीडबैक जरूर लिया जाता है। मशीनें कभी पुनर्बलन प्रदान नहीं करती हैं। पुनर्बलन तो मानव अपने व्यवहार से प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन और पृष्ठ पोषण दोनों शामिल है, और हार्डवेयर में केवल फीडबैक ही शामिल है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ पोषण। हिंदी में क्या कहा जाता है? पृष्ठ पोषण। इस तरह से देखिए, आगे बढ़ते। कठोर शिल्प एवं कोमल शिल्प उपागम में अंतर, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके आधार पर आपको एक सारणी बनानी है, और अंतर देखिए यहाँ पर आप लोगों को करना है। अंतर के लिए देखिए, जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई थी एक बार फिर देखिए, मैं आपको ये दोहराना चाहूँगा। इसे नाम दिया गया था ईटी फर्स्ट, इसे नाम दिया गया था ईटी सेकंड, इसे नाम दिया गया था हार्डवेयर, इसे नाम दिया गया था सॉफ्टवेयर, और भी देखिए इसके नाम थे। इसे नाम दिया गया था कठोर उपागम, इसे नाम दिया गया था मृदु या कोमल उपागम। इसके अलावा डेविस ने देखिए इसे किस पर? मशीन प्रणाली कहा, इसे मशीन प्रणाली, या हम देखिए इसको श्रव्य दृश्य सामग्री, और ये देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित ये देखिए। इसके अलावा देखिए हार्डवेयर के अंदर पृष्ठ पोषण, और इसमें देखिए पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन दोनों को शामिल किया जाता है। और काफी अंतर देखिए मैंने वहां पर बताए थे। इनके अलावा भी हम और भी अंतर देखिए इसके अंदर देख सकते हैं। यदि इसके अंदर अंतर देखें तो सीधे सीधे अंतर अपने इसके अंदर आते हैं। देखिए ये उत्पादन जन्य होता है, उत्पादन जन्य उपागम, और ये प्रक्रिया जन्य उपागम। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ प्रोसेस को बताया जाता है। यहाँ पर देखिए मशीन के माध्यम से किसी न किसी चीज का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता। अब एक मोटा सा अंतर ये समझिए, शिक्षण के उद्देश्यों का उपकरणों के आधार पर, मशीनों के आधार पर प्राप्त करना, शिक्षण के उद्देश्यों का मनोविज्ञान और शिक्षण के सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त करना, और दोनों का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना। सबसे बड़ी बात है कि यदि दोनों को एक साथ अगर प्रयोग में ले तो हमारा शिक्षण सरल, सहज और इफेक्टिव बन जाएगा। अगर दोनों का अलग अलग काम में लेते हैं तो देखिए दोनों को हम अलग अलग काम में लेते हैं तो ये काम हमारा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ईटी फर्स्ट दिया किसने था? लुम्सडेन ने। और ये किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। ये अंतर है। इस तरह से आप इनको उतार भी सकते हैं और इन अंतरों को आप देखिए, देख भी सकते हैं कि किस तरह से इनमें अंतर किया गया है दोनों के बीच के अंदर। और उसके बाद देखिए हम और भी देखिए एक तरह से देखिए ये काम में ले सकते हैं। डिस्टेंस मशीनों से जो काम ले रहे हैं दूरस्थ शिक्षा के रूप में, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में उपयोग हो सकता है इसका। और इसका देखिए दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपयोग नहीं हो सकता, तो इसका उपयोग किसके? शिक्षण सिद्धांतों के विकास में उपयोग। दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपयोग तो इसके शिक्षण के सिद्धांतों
शिक्षण के सिद्धांतों का विकास के रूप में। वैसे मोटा मोटा अंतर था, यहाँ मशीन है, यहाँ मशीन नहीं है। यहाँ मशीन की जगह मानव के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांत और शिक्षण के सिद्धांतों को काम में लिया जाता है। इतना सा ही अंतर है, ज़्यादा कोई बड़ा अंतर इसके अंदर नहीं आता। आप अच्छे से इनको उतार सकते हैं। अब दोनों को देखिए, हम एक तरह से और यदि देखें तो इनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ एक और बताई थी, जो अंतर देखिए यहाँ हम देखते हैं सामग्री के आधार पर। यहाँ जो सामग्री थी, याद रखना, यहाँ जो सामग्री हमने 3 तरह की ली थी। एक तो कौन सी थी? श्रव्य, एक कौन सी थी? दृश्य, और एक कौन सी थी? श्रव्य और दृश्य। यहाँ कौन सी सामग्री काम में ली जाती है? यहाँ देखिए ग्राफिक्स और दूसरा प्रदर्शन और तीसरा त्रिआयामी। ठीक है, यहां देखिए ग्राफिक्स में हम ले सकते हैं रेखा चित्र, और उसके अलावा देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं मैप्स, ग्राफ। यहां प्रदर्शन में देखिए हम काम लेते हैं बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड की सूचना, फैनल बोर्ड के कार्ड। त्रिआयामी में क्या ले सकते हैं? मॉडल, नमूने को मॉकअप भी कहा जाता है, या वास्तविक पदार्थ, वास्तविक वस्तुएं। ऐसे ये एग्जाम्पल है। देखिए, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके अंदर? शिक्षण अधिगम सामग्री वाले चैप्टर के अंदर सारी चीजें आएंगी। दोनों में हम केवल तुलना कर रहे हैं। यहाँ कौन सी है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य, या ग्राफिक्स, प्रदर्शन और त्रिआयामी सामग्रियों को शामिल इसके अंदर किया गया है। तो इस तरह से हम इन चीजों को लिख सकते हैं और दोनों में क्या कर सकते हैं? अंतर स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बहुत ही अच्छा, देखिए इसके अंदर यदि हम देखते हैं, कठोर शिल्प एवं कोमल शिल्प उपागम एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के साथ हैं। अर्थात इनको अलग अलग रूप से देखिए हम उपयोग नहीं कर सकते। दोनों क्या है? संबंध है। अगर दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एक मशीन लगा देते हैं, प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर को हम चालू कर देते, उसमें स्लाइड नहीं लगाएं प्रोजेक्टर में, तो क्या दिखाई देगा आपको? कुछ नहीं दिखाई देगा। आपने देखिए टीवी चलाई, लेकिन टीवी में प्रोग्राम ही नहीं है, तो टीवी में क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। इसलिए दोनों देखिए ET1 और ET2, शैक्षिक तकनीकी प्रथम और शैक्षिक तकनीकी, दोनों को साथ में काम लेने पर हमारा शिक्षण सहज, सरल और प्रभावी बनता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा, और इस एग्जाम्पल में देखिए इधर तो ले लेते हैं हम ET फर्स्ट और इधर ले लेते हैं हम ET सेकंड। ठीक है ना? दोनों का देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सरल सा, और देखिए, और वो हमारे पास क्या है? जैसे हार्डवेयर में लेते हैं 1 नंबर पर कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होगा? कंप्यूटर के प्रोग्राम। कंप्यूटर के क्या है इसके अंदर? प्रोग्राम। अगर हमारे पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स नहीं हैं तो कंप्यूटर तो एक मशीन है, इसका उपयोग शिक्षण में नहीं कर सकते। दूसरा देखिए OHP, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ओवर हेड प्रोजेक्टर के अंदर देखिए लगती हैं स्लाइडें,
अगर हमारे पास इस प्रोजेक्टर के लिए स्लाइड नहीं है, और यदि स्लाइड नहीं है तो देखिए हम इस पर देखिए काम नहीं कर सकते। इसमें जो स्लाइड लगती है वो कौन सी होती है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी सीट्स जो लगती हैं, ये नहीं है तो काम नहीं होगा। और देखिए जैसे हार्डवेयर श्याम पट, किसकी बात कर रहे हैं? श्याम पट की बात कर रहे हैं। और श्याम पट की यदि बात करें तो श्याम पट हार्डवेयर है, और श्याम पट पर जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे चौक का कार्य। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। दूसरा एक और देखिए, खाली कागज। खाली कागज, और खाली कागज हार्डवेयर है, और स्याही से लिखना। लिखने का कार्य हमारा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। यानी स्याही द्वारा लिखे या लिखना या लिखे शब्द, या लिखे शब्द ज्यादा, स्याही से लिखे शब्द, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। और भी देखिए हम ले सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डर्स। ऑडियो रिकॉर्डर्स, अब ये देखिए रिकॉर्डिंग करने वाली क्या है? मशीन है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑडियो रिकॉर्डर्स। और अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड सामग्री। रिकॉर्डेड सामग्री, कोई भी कैसेट वगैरह कुछ भी हो सकती है जो ऑडियो में चलती है। इस तरह से देखिए और भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें स्लाइडें लगती है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये मशीन है, और इसमें क्या लगेंगी? स्लाइड्स लगेंगी, स्लाइड्स। अब आपके शायद समझ में आया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या। हार्डवेयर ये सारी देखिए मशीन। आप कहेंगे सर श्यामपट कौन सी मशीन? अरे श्यामपट भी हार्ड ही इसको कहा गया। 81 श्यामपट पर जब लिखा जाता है तो लिखा हुआ जो बोर्ड होगा वो हमारा सॉफ्टवेयर, और इसी तरह खाली कागज हमारा हार्डवेयर, और यदि स्याही से उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है तो लिखा हुआ जो कागज है वो क्या कहलाएगा? हमारा वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। इसी तरह कंप्यूटर एक मशीन, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। इसी तरह OHP ओवरहेड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और ये क्या कहलाएंगी? ट्रांसपेरेंसी सीट्स जो होती है इसकी क्या कहलाएंगी? एक तरह से ट्रांसपेरेंसी जो सीट होती है क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। और ऑडियो रिकॉर्डर, यानी ऑडियो रिकॉर्डर जो होता है उसके जो रिकॉर्डेड सामग्री, कैसेट वगैरह, जो भी किसी भी मेमोरी कार्ड वगैरह, वो सब क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर। इसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर, और स्लाइड्स उसके लिए क्या है? इस तरह से आप बड़े आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर दोनों में अंतर। और अब आप देखिए बिना सॉफ्टवेयर के ये कंप्यूटर काम का है क्या? इसीलिए कहा जाता है दोनों को एक साथ काम में लेना चाहिए, 81 और 82। और 81 और 82 को जब दोनों को एक साथ काम में लेंगे तो हमारे पास एक नया प्रोग्राम्स आता है जिसे कहा जाता प्रणाली उपागम। उसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ एक नई जो अवधारणा आई है आजकल उसके बारे में बता देता। नवीन कठोर शिल्प तकनीक, ये नवीन है। इसमें नयापन क्या है? इसमें दो चीजों का समावेश किया गया है। प्रथम हार्डवेयर कठोर शिल्प तकनीकी,
जो ये प्रथम जो पहले नंबर पे थी ना अपनी हार्डवेयर कठोर शिल्प तकनीकी, इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है देखिए किस पर, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण पर के लिए दो चीजें होती हैं अपने इसके अंदर, दो कौन कौन सी चीजों से देखिए हम पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। एक तो होते हैं चलचित्र द्वारा और एक होते हैं अचल चित्र। चलचित्र की बात करें जिसमें चित्र चलते हुए नजर आए तो उसको तो क्या कहा जाता है, चलचित्र, जैसे हमारा सिनेमा और फिल्म। और अचल जो चित्र होते हैं जिसके अंदर स्टिल पिक्चर्स, यानी जो स्थायी होती है हमारी जो पिक्चर्स, वो किस में काम आती है, प्रोजेक्टर के माध्यम से। चलचित्र में तो क्या आता है, हमारी फिल्म और सिनेमा, टीवी। और अचल के अंदर देखिए हमारे क्या होते हैं, प्रोजेक्टर, जिन्हें चलाना पड़ता है एक एक पिक्चर को आगे करके। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर इसमें दिया गया द्वितीय कठोर शिल्प तकनीकी। आप समझना इस चीज को, नवीन कठोर शिल्प तकनीकी जो नई अवधारणा है, इसको दो भागों में बांटा गया, प्रथम कठोर तकनीकी, द्वितीय कठोर तकनीकी। प्रथम कठोर तकनीकी के अंदर किस पर जोर दिया गया, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए दो प्रकार की चीजें, एक तो चलचित्र और एक अचल चित्र को काम में लेते हैं, यानी ये दो प्रकार की मशीनें काम में लेते हैं, एक तो अचल चित्र और एक क्या होती है, चलचित्र वाली मशीनें। और इनके माध्यम से पाठ्य वस्तु का क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण। दूसरा नवीन कठोर शिल्प उपागम को इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, उसे लिख देते द्वितीय कठोर शिल्प तकनीकी। और द्वितीय कठोर जो शिल्प तकनीकी है, इस पर जोर दिया जाता है पाठ्य वस्तु के संप्रेषण पर, कम्युनिकेशन पर। किस पर जोर दिया जाता है, संचार पर। और संचार पर देखिए इसमें जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, हार्डवेयर संचार में, जैसे एक तो आता है रेडियो, एक आता है टीवी। वहां पाठ्य वस्तु के प्रथम में तो प्रस्तुतिकरण, दूसरे पर संचार या संप्रेषण पर जोर दिया जाता है। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके माध्यम से देखिए पाठ्य वस्तु का क्या किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है। इनके अलावा और भी चीजें काम में ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीसी। आजकल नई चीज आ गई, टीसी और वीसी। इसे तो कहा जाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और इसे कहा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये नई नई चीजें हैं देखिए, टीसी और वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, टीवी, कंप्यूटर, टीसी, वीसी और रेडियो। तो सीधी सी बात है, एग्जाम में यदि पूछा जाए नवीन कठोर उपागम को कितने भागों में बांटा गया, दो। प्रथम में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया गया, द्वितीय में देखिए पाठ्य वस्तु के संप्रेषण पर जोर दिया गया, और जिसमें जो सामग्री काम में ली है आपके सामने है, और प्रथम में जो काम में ली थी चल और अचल। इस तरह से आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का थर्ड पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है प्रणाली उपागम, जो मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को देखिए बताया था इसके अंदर कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कितने भागों में बांटा था हमने। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को देखिए हमने बांटा था कितने भागों में, 3। 2 तो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट रह रहा है ईटी थर्ड, और ईटी थर्ड का नाम क्या है, प्रणाली उपागम। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, प्रणाली उपागम क्या है, प्रणाली क्या है, उप प्रणाली क्या है। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को।